अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से आईजी सिंध को रेंजर्स की जानिब से यरगमाल बनाने की इंक्वायरी के हुक्म के बाद आज हुकूमत की जानिब से जो रद्द अमल आया है वो काफ़ी हैरान कुन है और उनकी परेशानी भी वाज़े नज़र आती है और ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत ने ये सारी साजिश जो है वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ ही गढ़ी थी। हम अगर वाकयात का जायजा लें और तमाम पहलुओं को सामने रखें तो हमें पता चलता है कि वफाकी हुकूमत ने ही इस तरह की साजिश की ताकि कैप्टन सफदर के मामले में जिस तरह रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया, जिस दिन कैप्टन सफदर के ऊपर मदार कायद की बेहुरमती के हवाले से मुकदमा दर्ज हुआ तो सारा दिन वफाकी वजीर अली जैदी और जो दीगर वफाकी वज़रा थे वो जश्न मनाते रहे और मुसलसल बयान देते रहे कि आज कानून की जीत हुई है और एक ऐसे आदमी को सजा जरूर होनी चाहिए जिन्होंने मज़ार कायद की बेहुरमती की। हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि 2013 में सैकड़ों की तादाद में इमरान खान साहब मज़ार कायद गए थे और उन्होंने जो बेहुरमती की मज़ार कायद की वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं। ये एक अलग बहस है कि क्या वहां नारेबाजी करना मुनासिब है या नहीं। बानी पाकिस्तान बुनियादी तौर पर कोई मजहबी आदमी नहीं थे, एक सियासी आदमी थे और उन्होंने पूरी जिंदगी सियासत की, वकालत की और सियासत की ही बुनियाद पर इस मुल्क को हासिल किया। जाहिर है पाकिस्तान के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो की भी ऐसे ही एक मज़ार है गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आखिरी आरामगाह भी वहीं है और हम देखते हैं कि हर साल जो जज्बाती कारकुन वहां जाते हैं इस मुल्क के सियासी निज़ाम के खिलाफ वहां नारेबाजी करते हैं और अपने जज्बात का इजहार करते हैं। लेकिन इस सारी सूरत के बावजूद 2013 में कभी इमरान खान को मज़ार की तौहीन का मुर्तकिब करार नहीं दिया, न ही कभी पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुनों को इस अमल से रोका। मरीम नवाज और कैप्टन सफदर के कमरे पर जिस तरह पुलिस ने छापा मारा, अब उसका तमाम तर इल्जाम रेंजर्स पर लग चुका है और वजीर आला सिंध ने भी वाज़े तौर पर इस सिलसिले में कहा है कि उन्हें धमकियां दी गई कि अगर कैप्टन सफदर और मरीम नवाज पर मुकदमा दर्ज न हुआ तो उनकी हुकूमत खत्म कर दी जाएगी। आपको याद होगा कि वजीर आज़म इमरान खान मियाँ नवाज शरीफ की 20 सितंबर की तकरीर के बाद मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आर्मी चीफ्स के हवाले से ऐसी बातें और उन्होंने एक बार तो ये भी कहा था कि वजीर आज़म का तो अख्तियार है, जिसे चाहे आर्मी चीफ को फारिग कर दे और जिसे चाहे रखे। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता प्रोग्रामों में मैंने इस तरह का जिक्र भी किया था कि असल में इस तरह की बात करके उन्होंने ये पैगाम जनरल कमर जावेद बाजवा को दिया है। हुआ ये कि पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो इब्तदाई दिनों में रोमांस था, अब उसमें कुछ दरारों की इतलात आ रही है और अब जो सारी सूरत-हाल बनती जा रही है, ये प्लान भी इसलिए किया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की पोजीशन को कमज़ोर किया जाए, क्योंकि एक तरफ अपोजिशन की तमाम जमातों के इत्तेहाद पीडीएम ने बराह रास्त उनको अपनी तनकीद का निशाना बनाया। मियाँ नवाज शरीफ तो खुलकर उन पर बात करते हैं और इसी तरह आईएसआई के चीफ फैज हमीद के ऊपर भी बात करते हैं और यही सबब था कि इस सारी सूरत-हाल का फ़ायदा उठाते हुए वफाकी हुकूमत के अहम ओहदेदारों ने यह फैसला किया और रेंजर्स को इस्तेमाल करके इस तरह का तासुर पैदा किया गया कि इस काम के पीछे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि एक दिन के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्यों नोटिस लिया है सारी सूरत-हाल का। हालांकि इस मुल्क की तमाम एजेंसीज ने उनको रोजाना की बुनियाद पर जो रिपोर्ट्स और ब्रीफ दी जाती है उसमें बता भी दिया होगा कि किस तरह रेंजर्स अफसरान ने आईजी पुलिस को अगवा कर यरगमाल बना के उन्हें बजौर असला इस बात पर मजबूर किया कि वो कैप्टन सफदर के ऊपर मुकदमा दर्ज करे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, उसमें बहुत सारी बातें हुई। बिलावल भुट्टो ने सारी सूरत-हाल उनके सामने रखी, उन्हें बताया कि ये न सिर्फ मरीम नवाज उनके शौहर के ऊपर जो मुकदमा जिस तरह दर्ज किया गया वो तो सियासी इंतकामी कार्रवाई तो थी ही, लेकिन जिस तरह सूबाई हुकूमत की अथॉरिटी को बेतौकीर किया गया उसके नतीजे में वो अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। कहा जाता है कि इस मौके पर आर्मी चीफ ने न सिर्फ तशवीश का इजहार किया बल्कि इजहार अफसोस भी किया कि ये हुकूमत सिंध और आईजी पुलिस के साथ भी बड़ी ज्यादती हुई है। इस सारी सूरत हाल का पहलू यह है कि
اس وقت وزیر داخلہ اعجاز شاہ وہی ہیں جن کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں ایک خط کے ذریعے الزام لگایا تھا کہ اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو ضلعی اور دیگر لوگوں کے نام لیے گئے تھے، ان میں ایک نام اعجاز شاہ کا بھی شامل تھا۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے اپنے انٹرویو میں یہ واضح کہا تھا کہ کس طرح ایک صحافی کو سبق سکھانے کے لیے وزیر داخلہ اعجاز شاہ نے انہیں ان کی ٹانگیں توڑنے کے لیے کہا۔ یہ ساری صورتحال اپنی جگہ، لیکن کہا جاتا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان اب فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح آج شبلی فراز، فواد چودھری، شہباز گل اور دیگر حکومت کے ترجمانوں نے جس طرح اپنا رد عمل کا اظہار کیا اور جس طرح کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اداروں کو لڑانا چاہتی، اس سے تو ایک بات واضح ہو چکی کہ اب ان کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ جب آرمی چیف کو کور کمانڈر کراچی کی جانب سے آنے والے چند دنوں میں رپورٹ دی جائے گی تو ساری چیزیں واضح ہو کر سامنے آ جائیں گی۔ سندھ کے عوام کی ضرور یہ خواہش ہے، یہ ہے کہ کور کمانڈر کی جانب سے جو رپورٹ آرمی چیف کو جمع کروائی جائے وہ پبلک ضرور کی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ کون کون سے عہدیدار تھے سرکاری جنہوں نے ایک صوبے اور وفاق کے درمیان ایک بہت بڑا خلا اور فاصلہ پیدا کرنے کی سازش کی اور وفاق کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، جس نے پاکستان کی سالمیت پر بھی سوالات اٹھائے تھے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔